अक्सर आप लोगों में ऐसा भ्रम होता है कि पैसा हो, पावर हो तो जमानत चुटकी में हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि काश मैं पॉलिटिशियन होता, काश मैं एक एक्टर होता तो शायद मैं जल्दी से जेल से बाहर आ जाता। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि किन आधार पे बेल जल्दी हो जाए। आज उन्हीं 10 बातों को मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो रामबाण इलाज जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी भी बेल जल्दी से जल्दी हो सकती है। वो क्या है 10 इलाज, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोहत, आपका अपना वकील दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी और आपको जागरूक करता है ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, जब भी हमारे आसपास कोई घटना होती है या कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहला डर होता है अरेस्ट होने का। और जब व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो उसे जेल में जब जाना पड़ता है तो उसका जो दर्द होता है वो वही व्यक्ति जान सकता है जो उस जेल में जाता है। और जेल में जाने वाले उस व्यक्ति का दर्द और बढ़ जाता है जिसने कोई गुनाह भी नहीं किया होता है, जो सिर्फ एक सस्पिशन, मात्र संदेह के आधार पर अंदर होता है। वो जब ये जेल में जाता है तो सोचता है कि जब मैंने गलती ही नहीं की है तो मैं क्यों जेल में रहूं, और वो हर वक्त यही ट्राई करता है कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आऊं। तो ऐसे लोगों के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है और हम 10 बातों को आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ऑफेंस कितनी तरह के होते हैं। दोस्तों, ऑफेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। यानी एक ऑफेंस जिसमें इमीडिएटली पुलिस जो होती है वही बेल ले लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, क्रिमिनल डेफेमेशन हो गया, या दूसरे वो अपराध नॉन बेलेबल जिसमें जमानत लेने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होता है और जमानत सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही दे सकती है, वो होती है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो आज हम बात करेंगे उन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल लेने के तरीकों की। नॉन बेलेबल ऑफेंस के एग्जांपल होते हैं जैसे मर्डर, रेप, ये सब आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अब हम बात करते हैं पहली टेक्निक की। दोस्तों, जब भी हम बेल फाइल करें तो पहले ये देखें कि सिटिंग ऑनरेबल जज कौन है, उनका माइंडसेट क्या है। दोस्तों, ऑनरेबल जजेस भी हमारे तरह के इंसान होते हैं और सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई किसी पॉइंट पे लिबरल होता है, कोई किसी पॉइंट पे स्ट्रिक्ट होता है। तो जब भी आप कभी किसी कोर्ट में बेल लगाएं तो पहले उनके ऑर्डर देखें कि उन्होंने पास्ट केसेस में, इस तरह के केसेस में क्या डिसाइड किया है। अगर आपको लगता है कि ये जो सिटिंग ऑनरेबल जज हैं इस मामले में अगर सख्ती बरत रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि अभी नहीं, मैं चार्जशीट के बाद बेल लूँगा, तो आप थोड़ा वेट करिए, बेल ना लगाएं। क्योंकि अक्सर हम लोगों में ये गलतफहमी होती है कि जल्दी से जल्दी बेल लगाओ और आप बाहर आ जाओ। अगर आपको लगता है कि केस थोड़ा सा पेचीदा है तो बेल जल्दी से जल्दी ना लगाएं, थोड़ा वेट करें, ऑनरेबल जजेस का माइंडसेट देखें और उसके अकॉर्डिंग बेल लगाएं। इससे आपकी बेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और गोल्डन टिप दूँ, जब भी हम बेल लगाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता वो बेल खारिज हो जाए तो जो सेकंड बेल होती है वो बेल उसी ऑनरेबल जज के पास लगती है जिसने फर्स्ट बेल खारिज की हो। फिर अगर एक बार ऑनरेबल जज ने खारिज कर दिया और अगर उनका माइंडसेट बन चुका है कि वो बेल इस मामले में नहीं लेंगे तो आने वाली सेकंड थर्ड बेल में भी बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनरेबल जज कौन है और उनके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे बेल लगानी चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके खिलाफ एफआईआर हो और जब आप बेल में आर्ग्यू करें तो हमेशा एफआईआर को तोड़ने की कोशिश करें। जब मैं बात कर रहा हूँ एफआईआर को तोड़ने की, तो आप ये प्रूव करें कि जो एफआईआर में मेरे खिलाफ एलिगेशन है वो कैसे मेरे खिलाफ गलत लगाए गए हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप पे मारपीट का एलिगेशन है और ऐसा बोला गया है कि 1 जनवरी 2021 को आपने मेरे साथ मारपीट की। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा एविडेंस है जो ये शो करते हैं कि 1 जनवरी 2021 को आप वहाँ थे ही नहीं, आप दूसरी जगह थे, तो वो एविडेंस आप लाने की कोशिश करें। या अगर आप पे कोई ऐसे एलिगेशन लगाएं जिसके आपके पास काउंटर हो, कि आपके पास कोई ऐसी फोन रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो हो, कोई इमेज हो जिससे आप शो कर सकें कि वो आपने क्राइम नहीं किया है, उन सब बातों को अपने बेल एप्लीकेशन में लाने की कोशिश करें और कोर्ट के सामने रखने की कोशिश करें कि ये जो एफआईआर में एलिगेशन लगाए हैं, जो एफआईआर के कंटेंट है वो झूठे हैं और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो ऐसा करने से ऑनरेबल जजेस को प्रीमा फेसी लग जाता है कि एफआईआर झूठी है और आपको बेल का लाभ दिया जा सकता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब एक एफआईआर में सपोज एक से ज्यादा लोगों को एक्यूज बनाया जाता है, सपोज 3-4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और अगर किसी एक आरोपी को हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने बेल ले ली है, तो जब भी आप बेल लगाएं उस को एक्यूज की बेल ऑर्डर को साथ में लगाएं ताकि ऑनरेबल कोर्ट इमीडिएटली बेल ले ले। क्योंकि एक प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी लगता है बेलों में, जो ये कहता है कि अगर को एक्यूज की बेल हो गई है जो उसका रोल आपके बराबर था तो आपको भी बेल मिलने के आसार बन जाते हैं।
चौथी बात, अक्सर जब हम जेल में जाते हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहती है, एफआईआर होने के बाद वो चार्जशीट भी फाइल करती है। दोस्तों, हमारे देश के कानून में 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी एक स्पेशल प्रोविजन है जो बात करता है डिफॉल्ट बेल की। वो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन जेल में है और उस पर्सन की जो एफआईआर में चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और उस सेक्शन के अकॉर्डिंग 60 और 90 डेज का टाइम है, अगर उस टाइम पीरियड में पुलिस चार्जशीट फाइल ना करें तो आपको जमानत मिलेगी ही मिलेगी। और उसमें वर्ड यूज हुआ है शैल, यानी मिलेगी। इसमें ऑनरेबल जजेस का डिस्क्रिप्शन भी काम नहीं आएगा। अगर मैं इस सेक्शन को थोड़ा और डिस्कस करूं तो अगर आप पे ऐसा अपराध, ऐसा एलिगेशन लगाया है जिसमें 10 साल से कम की सजा का प्रावधान है तो 60 दिन में चार्जशीट होनी चाहिए। और अगर 10 साल या 10 साल से ज्यादा का अगर आरोप है तो 90 डेज में चार्जशीट होनी चाहिए। सपोज आप पे 10 साल से कम वाला कोई एलिगेशन है जिसमें सजा 10 साल से कम हो और 60 डेज में चार्जशीट नहीं हुई है तो आप 61वें दिन सेशन कोर्ट में एक 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर मेरे 60 डेज पूरे हो चुके हैं, अभी तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, मुझे तुरंत बेल का लाभ दिया जाए। और ऑनरेबल जजेस को वो आपको बेल देनी ही होगी। इस बात पे कई बार लेके कंट्रोवर्सी उठी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी आपका अधिकार है और आपको उसमें बेल मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, जब भी आप अगर कोई आपका पर्सन जेल में हो तो आप वो डेज जरूर काउंट करें कि 60 डेज या 90 डेज जैसा केस होता है कि वो पूरे हुए हैं या नहीं। पांचवी बात आपको ये कोर्ट को शो करनी है कि अगर कोई आप पे अपराध लगाया गया है, अगर आप पे कोई ऐसा एलिगेशन लगाया गया है और आपसे कोई रिकवरी बाकी नहीं है तो ये बात जरूर अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखें कि मेरे से कोई भी रिकवरी पेंडिंग नहीं है, क्योंकि अगर रिकवरी पेंडिंग है तो आपको जल्दी से बेल नहीं मिलेगी। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कोई रिकवरी पेंडिंग नहीं है, या आप जरूर अपनी बेल एप्लीकेशन में लिखें। छठी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि आपका एंटीसीडेंट क्या है, आपका पब्लिक स्टेटस क्या है। दोस्तों, पहले मैं आपको बेल का एक बेसिक मतलब बता दूं। बेल का मतलब ये होता है कि अगर ऑनरेबल कोर्ट आपको बेल ग्रांट करें, जमानत प्रदान करें, तो वो इसी अंदेशे से करती है कि जब जब इन्वेस्टिगेशन टीम आपको बुलाएगी, जब जब आपको लर्नेड ट्रायल कोर्ट बुलाएगी, आप वहां जाके अपनी हाजिरी लगाएंगे और आप उनको अपनी जाके जो भी उनसे सवाल जवाब होंगे उनको देंगे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करेंगे, तो बेल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यानी जब भी ऑनरेबल कोर्ट्स बेल ग्रांट करती है तो ये ध्यान रखती है कि हु यू आर, आप कौन है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो पब्लिक सर्वेंट को जनरली बेल जल्दी मिल जाती है। कारण ये होता है कि जजेस को पता होता है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो जल्दी से भागने वाले नहीं है। इसलिए इस बात को अगर हम अपने बेल एप्लीकेशन में अप्लाई करें तो जब भी आप बेल लगाएं तो आप अपना स्टेटस दिखाएं कि आप कौन हैं, आप कहीं नहीं भागेंगे और आप हमेशा सहयोग करेंगे। अगर इस बात को लेकर आप प्रूव कर दें तो बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आप एक बात ध्यान रखें कि अगर आपका कोई एंटीसीडेंट नहीं है, अगर पूर्व में आपने किसी भी तरह का अपराध नहीं किया है, तो इस बात को भी स्पेसिफिकली मेंशन करें ताकि ऑनरेबल कोर्ट्स के दिमाग में ये बात आ जाए कि ये आदतन अपराधी नहीं है और हो सकता है ये बेगुनाह हो और इसको हम जल्दी से जल्दी बेल दे दें। साथ ही बात जो हमें ध्यान रखनी है वो थोड़ी सी इमोशनल बात होती है। कई बार जब ऑनरेबल जजेस, क्योंकि बेल जैसे मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन का मामला होता है, यानी ऑनरेबल जजेस के ऊपर होता है बेल लेना नहीं लेना, क्योंकि ऐसा कानून नहीं है कि इसमें आप बेल लेंगे और इसमें बेल नहीं लेंगे। तो कई बार इमोशनल ग्राउंड्स भी काम आ जाते हैं। इमोशनल ग्राउंड जैसे फॉर एग्जांपल कोई यंग लड़का है तो वो ये दिखा सकता है कि सर मैं अभी नया नया आया हूँ, अगर मैं जेल में चला जाऊँगा तो मेरे पे इसके बहुत रिपरकशंस होंगे, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। या फॉर एग्जांपल अगर आप अकेले घर में कमाने वाले हैं तो आप इस फैक्ट को रख सकते हैं कि मेरी माँ अकेली है, मेरी वाइफ नहीं कमाती है, मैं ही कमाता हूँ, आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली, मुझे बेल नहीं होगी तो उनके खाना पीने की दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे जो इमोशनल ग्राउंड्स होते हैं, इसके लिए भी आप एक स्पेशल पैरा डाल सकते हैं और इसको आप ऑनरेबल कोर्ट्स में आर्ग्यू कर सकते हैं। आठवीं बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ये देखना है कि जो एलिगेशन आप पे लगाए हैं, जो सेक्शंस आप पे लगाए गए हैं, क्या वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हैं या नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे लगाएं कि वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हैं। तो इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल 1 में हर सेक्शन के आगे लिखा हुआ है कि ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है या ट्रायबल बाय सेक्शन है। ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि अगर इसकी ट्रायल चलती है तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ही चलेगी। यानी अगर कोई ऑफेंसेस जो माइनर ऑफेंसेस फॉर एग्जांपल जिसमें 7 साल तक की सज़ा होती है, ऐसा कोई हालांकि क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन 7 साल 10 साल जिनमें सज़ा होती है उनको ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट देखते हैं। लेकिन जिसमें मर्डर, रेप, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है या 10 साल से ऊपर होती है, वो हमेशा सेशन ट्रायल होती है। तो जब भी अगर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस हो तो आप हमेशा यूज़ करें सेक्शन 437 सब क्लॉज 6 सीआरपीसी का। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आप जेल में हैं
और 60 दिन से ऊपर हो गए हैं और ट्रायल अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको जमानत मिलेगी। हालांकि इसमें मजिस्ट्रेट साहब के पास ये पावर है कि वो 60 डेज़ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक अधिकार होता है कि 60 डेज़ में अगर एप्लीकेशन लगाएं और ट्रायल पूरी नहीं हो तो आपको बेल उसमें मिल सकती है। 9th टेक्निक भी इसी ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट से आती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स होती हैं वो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंसेस में जल्दी बेल देती है। अगेन इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये कह सकते हैं। इसलिए आप हमेशा, अगर आपका ऑफेंस ऐसा है जो ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, जैसे अगर हम बात करें 406, 420 IPC, या अगर आप बात करें 467, 468, 471 जो फ्रॉड और फॉर्जरी के होते हैं, ऐसे कई सारे सेक्शन जो आम जीवन में हम देखते हैं कि एक दूसरे पे लगते हैं, ये सब ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंसेस हैं। और जब भी आप बेल लगाएं तो आपका पहला आर्ग्यूमेंट इस बात पे होना चाहिए कि माय लॉर्ड दिस इज ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट। ऐसा बोलने से आपके बेल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत काम आती है। और 10वीं और आखिरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो बेल होने के लिए नहीं, वो बेल खारिज होने के बाद काम आती है। सपोज दोस्तों, अगर इन सब बातों को करने के बाद भी अगर ऑनरेबल कोर्ट्स को लगता है कि नहीं आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है और आपने जो अपराध किया है वो संगीन अपराध है और अभी हम आपको बेल नहीं दे सकते, लेकिन हम बाद में देखेंगे अगर चार्जशीट फाइल हो जाए तो जब भी आपका डिसमिसल का वो जो ऑर्डर आ रहा हो तो हमेशा, ये मेरा आपको प्रैक्टिकल टिप दूंगा, जब भी आपकी बेल अगर खारिज हो तो उसमें हमेशा लिबर्टी लें ऑनरेबल हाईकोर्ट से कि सर अभी तो आप बेल खारिज हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे लिबर्टी दें कि मैं चालान के बाद आ जाऊं या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद आ जाऊं। तो जो लिबर्टी दी हुई होती है वो बहुत काम आती है, क्योंकि जब भी वो सेकंड या थर्ड बेल लगती है तो आप वो पुराना ऑर्डर शो कर सकते हैं कि माय लॉर्ड्स ने मुझे चालान या चार्जशीट होने के बाद की लिबर्टी दी थी और वो चार्जशीट फाइल हो गई है, इसलिए मैं इस बेल के लिए एंटाइटल्ड हूँ। तो ऐसा करने से आपकी सेकंड या थर्ड बेल लेने का भी जो क्राइटेरिया है वो बहुत हद तक उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वो 10 बातें जो हमें बेल दिलाने में मददगार हो सकती है। देखिए, बेल मिलना नहीं मिलना, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, वो ऑनरेबल जजेस के डिस्क्रिप्शन पे, FIR की कंटेंट्स पे और अपराध कितना संगीन है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपके बेल होने के चांसेस बढ़ जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो ने जागरूक किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप हम तक पहुंच सकते हैं। मैंने एक नीचे लिंक भी शेयर की है। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।